Assalamu alaikum. Dear students of class 12th, the chapter which we are discussing, that is politics of planet development, and the topic which we are discussing, that is first 3 5-year plans of India. First 3 5-year plans of India. And out of this, we have discussed the first 5-year plan and the second 5-year plan. Today, the topic is third 5-year plan and its objectives. Third 5-year plan and its objectives. This is today's topic. As you know very well that the planners of first 5-year plan, they laid much emphasis on agriculture and irrigation. So far as second 5-year planners are concerned, they laid much emphasis on heavy industries. And I told you while we were discussing about first and second 5-year plans, I told you that during second 5-year plan, they laid much emphasis on big and heavy industries. They couldn't balance, planners couldn't balance between agriculture and industries. So far as today's topic is concerned, the third 5-year plan and its objectives. Third 5-year plan was formulated in 1961 and lasts till 1966. Now we are going to discuss about the objectives and aims of this plan and the failures which the planners faced. So far as the objectives of this plan is concerned, the plan emphasized the need to increase agricultural production by providing adequate irrigation facilities, use of fertilizers, improved cropping pattern and soil conservation. Dear students, as I told you earlier, the planners, whether they were first 5-year planners or the second 5-year planners, they laid emphasis on agriculture and industries. But they couldn't balance between industries and agriculture. क्योंकि दोनों में एक ने तो हद से ज़्यादा स्ट्रेस एग्रीकल्चर पे दिया, दूसरे ने हद से ज़्यादा स्ट्रेस इंडस्ट्रीज पे दिया. अब जो थर्ड 5-year प्लानर्स थे, इन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ी गलती जो सेकंड 5-year प्लानर्स को हुई, उनको ये हुई कि उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस हैवी इंडस्ट्रीज पे दिया और जब कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भूल गए, जिसकी वजह से, और दूसरी बात है कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को भूल गए. क्योंकि मैंने आपको सेकंड 5-year प्लान में पढ़ा है कि किस तरह से जो प्लानर्स थे उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए किस तरह से बजट को कम कर दिया गया, 10-15% उसमें कम कर दिया गया और इंडस्ट्रीज के लिए हद से ज्यादा एनहांसमेंट हुई बजट में. तो उस वजह से मुल्क में वो बैलेंस नहीं कर पाए. जो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए डैम्स वगैरह बन रहे थे, उनका काम रुक रुक के होने लगा, जिसका बुरा असर एग्रीकल्चर पे पड़ा. तो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्लानर्स की इतनी प्रोडक्शन मिलेगी, इतना इजाफा होगा, ऐसा कुछ मिला नहीं. अब जो तीसरे 5-year प्लानर्स थे, इन्होंने कहा कि हमें अब सबसे जरूरी बात है कि एग्रीकल्चर, चूंकि हमारे पास बेसिक एसेट यही है, हमें प्रोडक्शन इसकी हद से ज्यादा इंक्रीज करनी है. और प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी? बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इरिगेशन. हमें इरिगेशन पे ध्यान देना है. जो इरिगेशन के लिए डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, कैनाल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना है. हमें हर जगह, हर एक फील्ड में इरिगेशन फैसिलिटी हो, फर्टिलाइजर्स अच्छे अच्छे हो, इम्प्रूव्ड क्रॉपिंग पैटर्न हो, क्रॉप्स वगैरह जो है नए तरीके से हमें इसमें उगानी चाहिए, नए तरीके से हमें फसल उगानी चाहिए. सो इस तरह से जो थर्ड 5-year प्लानर्स थे, इन्होंने कहा कि हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज की तरफ ध्यान देना है, जिसको हम थोड़ा नेग्लेक्ट कर गए थे वाइल फ्रेमिंग सेकंड 5-year प्लान. और हमें फर्टिलाइजर्स को भी यूज करना है, नए नए फर्टिलाइजर्स को यूज करना है और क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना है. फरसुदा निजाम, पहले से किस तरह बीज बोना है, किस तरह फसल उगानी है, किस तरह से काटनी है, इन सारी टैक्टिक्स में हमें चेंज लानी है. एंड सॉइल कंजर्वेशन, और सबसे बड़ी बात है कि हमें सॉइल को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है. उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्ट्रेशन की तरफ ध्यान देना है. तो ये इनका सबसे पहला मोटिव था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो. और वो कैसे होगी? अभी मैंने आपसे बात की, वो होगी बाय प्रोवाइडिंग एजुकेट इरिगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव्ड cropping pattern and soil conservation. With the help of all these things, they'll be able to increase agricultural production. Then another thing
is the planners emphasized the need to develop agricultural economy along cooperative lines and diversify the rural economy, including non-agricultural activities like fish, poultry, animal husbandry, डेयरी फार्मिंग एक्स्ट्रा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, चूंकि 3rd 5 ईयर प्लानर्स जो थे इनका मकसद ही था कि हमें यहाँ पे अपने मुल्क को आगे ले जाना है, तरक्की की राह पे गामजन करना है अपने मुल्क को। तो उसके लिए एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है इसको कोऑपरेटिव लाइंस की तरह, कोऑपरेटिव लाइंस को भी आगे बढ़ाना है। कोऑपरेटिव शॉप्स वगैरह हर जगह जो भी हमें प्रोडक्शन होगी एग्रीकल्चरल फील्ड से, उसको हम यहाँ पे थ्रू कोऑपरेटिव लाइंस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी मिलेगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये चाहते थे कि जो रूरल इकोनॉमी हो, जो देहाती लोग हैं, जो देहात है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, वहाँ पे कुछ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, उससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे फिश की तरफ ध्यान देना है, फिशिंग की तरफ पोल्ट्री फार्म्स खोलने हैं, इसी तरह से जैसे फिश पॉन्ड्स वगैरह बनाने हैं उसकी तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन फिश में भी होगी, या उसके अलावा पोल्ट्री में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, पोल्ट्री फार्म ज्यादा से ज्यादा खोलने हैं, लोगों को रोजगार मैसर होगा और हमें यहाँ पे इस चीज की बहुतात होगी। एनिमल हस्बेंड्री की तरफ ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा पशुपालन डिपार्टमेंट जो है वो काम कर ले, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास पशु हो, उससे क्या होगा कि वो भी एक इनकम होगी मुल्क के लिए और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एंड डेयरी फार्मिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें डेयरी फार्मिंग की तरफ ध्यान देना है, यानी लोगों को आप देख रहे हैं सब्सिडी पे गाय वगैरह मिलती है, फिर उस तरह से वो उसकी तरह से डेयरी फार्मिंग वगैरह उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट खुद को भी देते हैं, दूसरे लोगों को भी देते हैं और प्रोडक्शन भी होती है उस चीज़ की। आप देखिए हमारे यहाँ वाइट रेवोल्यूशन आया, आगे आपको पढ़ना है किस तरह से गुजरात में एक आम सा शख्स जो था, किस तरह से अमूल का वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, किस तरह से वो मालिक बन गया। तो इस तरह से डेयरी फार्मिंग की तरफ भी ध्यान देना है, यानी एग्रीकल्चर को साथ लेके दूसरी यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी लोगों को इन्वॉल्व करना है, उससे उनको रोजगार भी मिलेगा और हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगी इन चीजों में और हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे इन चीजों में। Then the plan also emphasizes the need for rapid industrial development for the economy. और इस प्लान का मकसद ये भी रहेगा कि ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, खासकर हैवी इंडस्ट्री, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, स्टील हो या केमिकल इंडस्ट्री हो, उसकी तरफ भी ध्यान देना है। यानी अगर हमने 2nd 5 ईयर प्लान में स्टेप लिया कि हमें इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना है, उससे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो उसको भी साथ लेके चलना है। हमें इस प्लान में उसको नेग्लेक्ट करना नहीं, उस काम को रोकना नहीं है। उससे ये होगा कि हमारी इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो जाएगी क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज की बहुत ही जरूरत है। It aimed to build a sound capital base and make the economy self-reliant and self-sustained. तो इन्होंने कहा कि इस चीज के लिए, इस मकसद के लिए, यानी इंडस्ट्रीज को भी हमें ले जाना है आगे, एग्रीकल्चर को भी ले जाना है आगे, उसके साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की तरफ भी ध्यान देना है, इरिगेशन फैसिलिटीज की तरफ भी ध्यान देना है, और साथ साथ में उससे क्या होगा, हम एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं, हमारे पास काफी पैसा आएगा, काफी सरमाया होगा और एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान जो है वो खुद कफील बनेगा और हमारे यहाँ हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और हमेशा रहने वाली जैसे इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, इसमें हम काफी डेवलप हो जाएंगे। The plan aimed for autonomy of agriculture and industry. और इस प्लान का खास मकसद यही था कि चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे इंडस्ट्रीज की बात हो, इसमें हम खुद कफील हो जाएं, इसमें हम डिपेंडेंट ना रहे दूसरे लोगों पे, हमें यहाँ पे इसमें ऑटोनॉमी हो, खुद मुख्तारी हो, चाहे एग्रीकल्चरल फील्ड हो या इंडस्ट्री हो। तो यहाँ पे मैं नेचुरल में कहना चाहूंगी कि इस प्लान का मकसद ही यही था कि जिस एग्रीकल्चर को हम 2nd 5 ईयर प्लान में भूल चुके थे उसकी तरफ भी ध्यान देना है, इरिगेशन फैसिलिटीज की तरफ भी ध्यान देना है और एग्रीकल्चर को नए तरीके से आगे ले जाना है और इंडस्ट्रीज को भी नेग्लेक्ट नहीं करना, उसको भी आगे ले जाना है और साथ साथ में एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी लोगों को इन्वॉल्व करना है। उससे एक तो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास होंगे और दूसरी बात है कि हम सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे इन तमाम फील्ड्स में, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी फार्मिंग हो, पोल्ट्री हो या फिशिंग हो। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था इन लोगों ने, बट इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये रही इस प्लान की, ये फ्लॉप हुआ
क्योंकि जब हम 61 से 66 एरा की बात करते हैं, इसमें हिंदुस्तान को बहुत ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। 62 में जब हम फेलियर्स की बात करेंगे, यहाँ पे 62 में हिंदुस्तान को चाइना के साथ जंग, व्हेन चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962, वॉर टुक प्लेस, देन इन 1965 इंडो चाइना वॉर। सो यहाँ पे जो जंगें हुई उसकी वजह से सारा जो भी बजट वगैरह था वो डिस्टर्ब हो गया। सारा का सारा पैसा जो था वो देश ने जंगों को जीतने के लिए लगा दिया, और हमारा जो बजट था वो डाइवर्ट हो गया किसकी तरफ? वॉर्स की तरफ, न कि इन फील्ड्स की तरफ, चाहे इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो। फेलियर्स में हम पढ़ते आगे, द बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी हाउ एवर लेड टू लो ग्रोथ रेट, हाई इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हालांकि ये बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो थी कि हर एक सेक्टर को साथ साथ में लेके चलेंगे, एग्रीकल्चर को भी, इंडस्ट्रीज को भी, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को भी, हर एक फील्ड को साथ साथ में लेके चलेंगे, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तब जाके देश तरक्की करेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही, इसका रिजल्ट क्या आया? इट फेल्ड ड्यू टू लो ग्रोथ रेट। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोडक्शन ज्यादा होगी, हाई ग्रोथ रेट होगी, उसका हमने क्या पाया? लो ग्रोथ रेट, यानी हमने कुछ हासिल किया नहीं। हाई इन्फ्लेशन, अब जो प्रोडक्शन ही नहीं है इन चीजों की तो नेचुरली दाम बढ़ गए चीजों के और आपको बाहर से चीजें मंगवानी पड़ी। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिनसे आपने लोन लिया था, जो भी बैंक्स है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या बाकी बैंक्स जो भी है, या जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, जिनसे हिंदुस्तान ने लोन लिया था, वो चुकता नहीं कर पाया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी वो लोग वहां से बोल रहे हैं कि आपको जो इंस्टॉलमेंट्स भरने थे, आपको जो कर्जा चुकता करना था, आपने कहा था कि इतने टाइम में आपकी इतनी प्रोडक्शन होगी फिर आप कर्जा चुका पाओगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि उसका रीजन मैंने अभी बता दिया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि जंगों में सारा पैसा हमारा चला गया, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हो गए। द पुअर परफॉर्मेंस लेड टू सस्पेंशन ऑफ द फोर्थ प्लान। और नेचुरली जब हमारे पास न प्रोडक्शन है, न हमारे पास कर्ज को चुकाने के लिए पैसा है, और चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं, उन्होंने दाम अपने मन के मुताबिक लगा दिए हैं, ये सारी चीजें हिंदुस्तान जब फेस करा था, तो इन्होंने सोचा कि हमें जो 4th 5 ईयर प्लान है उसको सस्पेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम यहाँ बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। अब 3rd में हमने सोचा था कि हम बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी कायम करेंगे, लेकिन बदनसीबी से जंगों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सारा पैसा डाइवर्ट हो गया वॉर्स की ओर, जो कि हमने डेवलपमेंटल वर्क के लिए रखा था। दैट इज वाई द yes, उन्होंने क्या कर दिया कि that's why they suspend the 4th 5 year plan. It forced the government to have annual plans for the next 3 years. और फिर हिंदुस्तान ने सोचा कि अब 5-5 साल के मंसूबे बड़े लंबे होते हैं, अब हम सालाना मंसूबे बनाएंगे। और याद रखिएगा बच्चों, आज तक 12 5 ईयर प्लान्स हुए हैं, 13वां चल रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें अलोंग विद 12 5 ईयर प्लान्स, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ था कि 3 एनुअल प्लान्स भी हमने यहाँ पे, वी मेड 3 एनुअल प्लान्स ड्यूरिंग द एरा ऑफ 66 to 69। इसमें सालाना मंसूबे बनाए गए। द प्लान वाज कॉल्ड एज प्लान हॉलीडे बाय क्रिटिक्स। अब नेचुरली जो नुकाद होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, वो देखते रहते हैं सरकार क्या कर रही है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक नई टर्म निकाल ली इस पीरियड के लिए, प्लान हॉलीडे। अरे प्लानों की छुट्टी हो गई, प्लानों की छुट्टी हो गई। 5 साला मंसूबे जो प्लान हिंदुस्तान बना रहा था, कभी एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, कभी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया, कभी बैलेंस करना चाहा, अब इस नतीजे पे पहुंचा कि अब इसने सस्पेंड कर दिया 5 ईयर प्लान, अब इसने ईयरली प्लान्स बनाए, तो इसलिए प्लान हॉलीडे इन्होंने कहा कि प्लानों की छुट्टी हो गई। लेकिन ये प्लान हॉलीडे जो था, इसका रीजन क्या था? रीजन फॉर प्लान हॉलीडे वेयर दैट 2 वॉर्स 1962 एंड 1965, जो मैं अभी बात कर रही थी। ये लोग इस नतीजे पे इसलिए पहुंचे क्योंकि हिंदुस्तान ने 2 बड़ी जंगें जो है वो लड़ी, और उन 2 जंगों में सारा का सारा पैसा हमारा डाइवर्ट हो गया और सारे हमारे प्रोग्राम्स फ्लॉप हो गए, जिसकी वजह से हमें प्लान हॉलीडे करना पड़ा। एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरली हमारे पास रिसोर्सेज भी उतने नहीं थे, ना पैसा था, ना ह्यूमन रिसोर्स था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास उतना ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ था।
इंक्रीज इन्फ्लेशन, और नेचुरली अभी मैंने बात की कि हाई इन्फ्लेशन, हमने बाहर से अमेरिका से चावल मंगवाए उस पीरियड में, तो इस तरह से उन्होंने अपने हिसाब से वहां पे टैक्सेस लगा दिए उस पर, तो नेचुरली हर एक चीज के दाम बढ़ गए। एंड फेमाइन इन नॉर्थ इंडिया, और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चावल नॉर्थ इंडिया से आता है, पंजाब हरियाणा राजस्थान वगैरह तो ये जो कुछ पार्ट्स हैं नॉर्थ इंडिया के, वहां पे उसी पीरियड में 66 में ही हिंदुस्तान को फेमाइन यानी कहत वहां पे उठा पूरे नॉर्थ इंडिया में, और नेचुरली प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गई। तो एंड डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि रुपये जो था, हिंदुस्तान की जो करेंसी है रुपी, वो भी डिवैल्यू हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, यानी हमारे पैसे को कोई वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में उतना रहा नहीं। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान के प्लानर्स ने सोचा कि अब हमें 5 ईयर प्लान्स को बंद करना चाहिए, अब हमें ईयरली प्लान्स बनाने चाहिए 66 से लेके 69 तक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड 5 ईयर प्लान। आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तब तक के लिए आगे जो लेक्चर हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।